20,000 रुपये इकट्ठे हो गए थे और 80,000 का लोन लेकर 1 लाख रुपए से वर्कशॉप शुरू कर दी। मेरे पास पैसा नहीं था जी। ये 20,000 के लिए भी 3 साल तक जो है वो पार्टनरशिप में जंगल खाक छान करके 20,000 इकट्ठे हुए। तो ये जब आपने पहली मशीन का निर्माण किया जी, तो उस टाइम पर दिमाग में था कि हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं जिसको हिंदुस्तान की नहीं बड़ी मालूम था। कंपनीज नहीं मालूम था ऐसा, नहीं पता था? नहीं। हाँ। इतनी लंबी सोच ही नहीं थी। अच्छा खुद हल्दीराम ही इतनी बड़ी कंपनी नहीं थी उस जमाने में। अच्छा, हल्दीराम उस टाइम पे कितनी बड़ी हुआ करती है? नहीं, कुछ भी, कोई भी। कुछ नहीं। आज जितनी बड़ी कंपनियां आपको नजर आ रही ना, जी, वो सब छोटी छोटी कंपनियां थी। तो ये सीख है हम लोगों के लिए कि शुरुआत करना जरूरी है, सारे धीरे लोग धीरे बड़े होते हैं। बिजनेस करने वालों के लिए सीख से भरा है आज का ये पॉडकास्ट द नवनीत शो, जहां पर हमारे मेहमान हैं मिस्टर मनोहर वीरचंदानी जी, फाउंडर ऑफ डायनामिक इंजीनियर्स, जिन्हें स्नैक एंड फूड इंडस्ट्री के भीष्म पितामह के रूप में जाना जाता है। तो ये जो चटोरापन इंदौर के लोगों को लगा है नमकीन खाने का, हाँ। ये कौन सा एरा होगा, कब जब लोगों को थाली के अंदर सेव आने लगी, नमकीन आने लगी, कब से शुरू हुआ है? तो पहले कोयले की भट्टी पे नमकीन बनता था और वो उसको रिप्लेस मुश्किल करने भी के होता लिए है जी, मुश्किल भी होता होगा। मुश्किल तो बहुत था। वो तो हाँ। कोयला सुबह 4 बजे उठ करके सबसे पहले हमको कोयला फोड़ना पड़ता था। 4 बजे भट्टी लगाना पड़ती थी जी। इसका राख, कोयले की राख और कोयले के जो डस्ट है, तो किसान नमकीन वालों को बहुत दिक्कत थी और जाती होगी सांस में, सभी जगह प्रॉब्लम थी। फिर वो हाथ से बनाते थे। आपका क्रिएशन आप अपने बिजनेस में अच्छे से कर सकते हो बजाय किसी जगह नौकरी करके। नौकरी करते हो तो जो वहाँ जो नॉर्म्स हैं उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक, वहाँ बहुत ज्यादा लेफ्ट राइट नहीं कर सकते। भाग्य में मानते हैं? हाँ जी, मानता हूँ, कितना बिल्कुल मानता हूँ। भाग्य को मानता इसलिए हूँ क्योंकि कभी कभी मैंने ये महसूस किया है कि कोई चीज़ अचानक चल के आ जाती है। अच्छा। जो हमें नहीं लगा था कि वो हमारे पास आएगी चीज़ ऐसी, या ऐसे कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, जी। सोचा ही नहीं था, आ गई। कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाता है जो ऐसा सोचा ही नहीं था कि वो हम उससे मिल पाएंगे, उससे आगे बढ़ पाएंगे, वो हमको साथ ले जाएगा। वो मिलता है हमें, कोई सपोर्टर आ जाता है जी, वो भाग्य है। तो जो युवा इस वक्त आपको देख रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत छोटे से जीरो से हीरो तक का सफर तय किया है, कोई एक टिप अगर आप उनको देना चाहें जीवन में सफल होने की, तो वो क्या होगी? मनोहर सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका द नवनीत शो पर आने के लिए। धन्यवाद आपका, आपने हमें बुलाया। हमें बड़ी खुशी है कि आपके साथ बातचीत करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि आपके साथ हम सिर्फ इंदौर की जर्नी को नहीं सुनने वाले, बल्कि हम पूरे हिंदुस्तान की जर्नी को समझने वाले हैं कि किस तरह से आपके फादर के साथ हिंदुस्तान आए और फिर कहानी शुरू हुई। आपके फादर पार्टीशन के दौरान मेरे ख्याल से हिंदुस्तान शिफ्ट हुए और इंदौर को उन्होंने चुना। आपका तो बर्थ इंदौर का ही है, लेकिन वो कहानी आपको थोड़ी बहुत याद है? जी याद है मुझे। मुझे मेरे पेरेंट्स तो बताते थे जी कि वो किस तरह से जो है वो सिंध से, हम सिंध से बिलोंग करते हैं जी। जो पहले इंडिया में था, अब पाकिस्तान में है। तो क्या कुछ आपने उस टाइम पर सुना? वो सुना ये था कि अंग्रेज़ों ने जो है 1947 के जून में जी ये घोषित किया कि भारत को आज़ादी देंगे और कुछ हिस्से जो है वो पाकिस्तान के रूप में और बाकी भारत के रूप में रहेगा। जी। जो पाकिस्तान के रूप में रहेगा तो उसमें सिंध प्रांत जो है उसको भी शामिल किया गया। तो घोषणा ये थी कि मुस्लिम मुल्क बनेगा और जिसको सारे हिंदू यहाँ से निकल जाएं और वो अपना और वहाँ दंगे शुरू हो चुके थे। जी। तो 47 में जब आज़ादी हुई उसके बाद में इसी उहापोह में थे कि जाएं या ना जाएं, क्योंकि इतना सब घर बार छोड़ करके सारी गृहस्थी खेती और दुकानें धंधे जो भी थे जी, जो भी संपत्ति थी वो सब छोड़ करके वो पूरे सब परिवार सबको लेकर के आना मुश्किल काम था, लेकिन उसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि घोषणा ये हो गई थी कि सारे हिंदू जो है वो यहाँ से निकल जाओ और जिसको यहाँ रहना है वो मुस्लिम राज में रहेगा। तो हमारे पेरेंट्स ने ये सोचा कि उस तरह से नहीं रहेंगे, चेंज करेंगे हम प्लेस। तो वो जनवरी 1948 में वो जहाज़ से कराची से मुंबई आ गए।
मुंबई आने के बाद फिर मुंबई क्या आने रहा? के बाद में तब वो बॉम्बे था, हम्म, तो सरकार की ओर से जो है उनको रिलीफ ये दिया गया था कि रिफ्यूजी कैंप में उनको जगह दे दी रहने के लिए, और वो उन्होंने जो है वो वहाँ पर जब तक इस्टेब्लिश हो, कुछ और काम धाम करें, हम्म, यहाँ मुंबई में रहें या किसी और जगह भारत में स्प्रेड हो कहीं जाए, पर भी आप जा सकते कहीं हैं। पर भी जा सकते जी। हैं। ऐसा करके उन्होंने सोचा कि हम पहले यहीं रुक जाते हैं, तो उन्हें जो है अब जो उल्लासनगर है, तब वो जी। कल्याण कैंप था, जी, तहाँ उनको जो है बैरक्स में रहने के लिए जगह टेम्परेरी दी गई। दे दिया जगह कि भाई यहाँ रह सकते, पर काम नहीं था, हम्म, तो जो साथ लाया हुआ पैसा उनका ख़त्म सब होने खत्म लगा, हो गया। काम नहीं था। हाँ हाँ हाँ। तो काम की तलाश में जो है वो उन्हें पता लगा कि भाई उनका जो जानकारी थी उनको जो है, वो घड़ी के रेफरेंस में थी, घड़ी जी, सुधारने के घड़ी लिए। सुधारने की, ठीक है। तो वो घूमते घूमते इंदौर तक आ गए कि भाई यहाँ पे संभावना है। आप संभावना है, क्योंकि यहाँ मिलें थी, जी। टेक्सटाइल मिले हैं। हाँ हाँ तो हाँ। जो मजदूरों को जो है वो अलार्म घड़ी की बहुत आवश्यकता पड़ती थी, जल्दी उठना, जल्दी काम पे जाना, तो जी। अलार्म घड़ी उस समय जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट बहुत थी बड़ी लाइफ में, इम्पोर्टेंट हाँ, थी जी वो। जी जी। तो इसलिए जो है वो उन्होंने ये काम शुरू करने के लिए इंदौर आए, और आब हवा भी पसंद आई इनको, जी। और इन जनरल ठीक लगा। हम्म, और ये काम यहाँ थोड़ा बहुत जेल रोड पर एक छोटी सी, एक किसी की दूसरी बड़ी दुकान के सामने एक छोटा सा टेबल लगा ठिया के। लगा करके जो है जी वो, जी हाँ। और उससे वो दाल रोटी का जुगाड़ तो जुगाड़ हो गया। होने लगा रहने का। जी। फिर लेटर ऑन उन्होंने अपना बिजनेस एक्सपांड किया, पर हम बहुत छोटे थे, हम्म, और मेरा जन्म तो इंदौर में ही हुआ था जी, 1954 में। ठीक है। मेरी पढ़ाई भी जो है वो इंदौर में ही हुई है, और मैं प्राइमरी, मिडिल, हायर सेकेंडरी सब सरकारी स्कूलों में ही हिंदी माध्यम से ही पढ़े हैं। जी। क्योंकि उस युग में, उस ज़माने में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल नहीं थे, एक बहुत दो कम स्कूल थे थे, उस युग बहुत में। कम, नहीं के बराबर जी थे, जी। और वो इतनी फीस और उस अधिक थी उनकी, तो वहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते थे, पर कोई भी नहीं बावजूद कर इसके आपने पाता। अंग्रेजी सीखी बाद में? बाद में हाँ। बाद वो में। कैसे सब कुछ हुआ? वो थोड़ा मुश्किल था। मुश्किल ये था वो कि भी एजुकेशन के लिए करना, हायर एजुकेशन के लिए करना पड़ा शायद। जी जी हाँ। जी जी, जो वो जो जो ट्रांजिशन पीरियड था स्कूल से कॉलेज का, जी। वो एक दो तीन महीने था। हाँ। तो 2-3 महीने में जो है वो किसी फ्रेंड्स और रिश्तेदारों की मदद से कहीं जी। कोशिश करी कि, क्योंकि तब इंग्लिश का इतना वो था भी नहीं, सही बात था ही है। नहीं, हाँ। तो थोड़ा थोड़ा जो है वो होने लगा कि भाई हाँ कर सकेंगे, जी। देखा जाएगा, सब करेंगे तो हम भी करेंगे। तो उस तरह वहाँ से से इस तरह से जो है वो एक तो ये आया बदलाव। हम्म, और वातावरण की बात करें तो इंदौर बहुत शांत शहर था उस ज़माने में, जी। बहुत ही शांत और बहुत ही छोटा सा शहर था, बहुत छोटा शहर था। जी। पर यहाँ जो इंजीनियरिंग कॉलेज था GSITS, उसकी एक अच्छी साख रेपुटेशन, रही, हाँ। रेपुटेशन रही। जी। ये ऑटोनोमस बॉडी है, और पूर्णतः सरकारी न होकर के भी सरकार के अधीन है। जी। तो आपने इंजीनियरिंग हमने- वहीं से किया? जी, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग वहीं से किया था। जी। तो आपने जब ये सोचा कि मैं इंजीनियरिंग करूंगा, अब चूंकि आपके परिवार में आपके अलावा भी 11 भाई बहन थे, जी, आपने ये सोचा कि मैं अच्छा पढ़ूंगा और कुछ बड़ा सोच के आप आगे बढ़े, ये सब कुछ कहाँ से ख्याल आते थे? ऐसा था, मैं प्राइमरी से ही जो है वो पहली क्लास से ही जी। कक्षा में प्रथम ही आता था। अच्छा। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं सेकंड नंबर पे आया, पहले ही आया हमेशा? हमेशा ही पहले आया। ठीक है। ठीक है, हमेशा मैं मॉनिटर बनता था क्लास में, जी। और बड़ा मैं लोगों की, मतलब ये टीचर्स की मैं वो पसंद का बच्चा जी था। जी जी। तो उस हिसाब से एक मन में एक भावना आई कि मैं जब सबसे आगे हूँ तो मुझे ऐसे ही काम आगे करना है जो मैं सबसे आगे ही रहूँ। जी। इनफैक्ट स्कॉलरशिप के लिए ये स्कॉलरशिप मुझे प्राइमरी से मिलना शुरू हो गई थी। अच्छा, हाँ, प्राइमरी से ही शुरू? प्राइमरी से ही। ओके ओके ओके। प्राइमरी पास हुआ जब 5th में, जब स्टेट में अच्छे मार्क्स आए होंगे, तो उन्होंने जो है वो
स्कॉलरशिप मिडिल में दे दिया आपको। तो वो उस समय ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मिल गई थी, हाँ क्योंकि फीस थी ही नहीं, हाँ, फ्री था। ठीक बात है। पर यही कॉलेज के लिए भी किया आपने? कॉलेज के एडमिशन कॉलेज में तो अप्लाई किया और वो स्कॉलरशिप मिल गई, उसके लिए पर अव्वल आना क्योंकि वो उसके लिए compulsion था। 11th जो थी, हाँ उस ज़माने में 11th होती थी जी। हायर सेकेंडरी, हाँ, तो वो 11th के मार्क्स के बेसिस पे ही देते थे अच्छा मेरिट स्कॉलरशिप। ठीक है तो वो तो बात की बात है। जी पहले तो जो है वो प्राइमरी और मिडिल में जो माइंडसेट की बात है कि माइंडसेट कैसे बना, जी तो मेरे एक परिचित हैं जो इंदौर के थे, तो वो हमारे फैमिली रिलेशन में थे। उन्होंने कोई सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था इसी कॉलेज से, GSITS से। ठीक है तो वो हमारे घर आते जाते रहते थे, मिलते जुलते रहते थे, पारिवारिक संबंध थे, जी हमारे बड़े भैया से समान। तो वो उनको जब मुझे मालूम था कि मेरे मार्क्स इतने अच्छे आ रहे हैं, तो वो कहते थे मुझसे कि तुम जो है वो इंजीनियर बनना मेरे जैसा ही। जी तो वहीं से इंस्पिरेशन शुरू हुई। मुझे तो नहीं मालूम था कि इंजीनियर होता क्या है, जी, वो ये इंजीनियरिंग होती क्या है, पर वहाँ से चिंगारी और वहाँ से सुलगा दी गई। हाँ, इंस्पिरेशन के लिए वो जो व्यक्ति था वो था, उनसे उनसे इंस्पायर हुआ। जी चूँकि वो रेगुलरली आते रहे, जब उनका ग्रेजुएशन भी जब 1967 में हुआ, तो तब भी वो घर आकर के मुझे बताया, हमें बताया था कि मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली और मैं नौकरी के लिए जा रहा हूँ। जी तो उनको देख के और उनके जब उनको अच्छा काम मिल गया, तो घर वाले, हमारे घर वाले भी जो है वो इंसिस्ट करने लगे कि देखो उनके जैसा आप बनो। हाँ बनना चाहिए। अब वो करके जो है वो इंस्पिरेशन हुआ। तो जब मैंने 9th में सब्जेक्ट लेने के बाद था तो मैथ्स साइंस लिया, तो ऑब्वियसली उसके बाद में तो जो है कॉलेज में एडमिशन मिल गया, जी फिर चलते चलते हो ही गया सब। मैं हमेशा से ही टॉपर रहा, जी और फाइनल ईयर में भी जब मैंने कॉलेज में BE में टॉप किया था, जी उसके लिए वो राज्यपाल से गोल्ड मेडल गोल्ड वगैरह मेडल मिला आपको? गोल्ड मेडल। वो पल कैसा था वो बताइए आप। जी सर, वो तो सूचना तो उसकी पहले 2 साल पहले ही मिल गई थी अच्छा कि भाई आप टॉपर है तो मेडल तो मिलना ही है। मिलना ही है। हाँ, तो तैयारी इस तरह से तो थी। तैयारी इस तरह से हुई। तो जब 2 साल बाद जब कॉन्वोकेशन हुआ, उस ज़माने में बहुत कम कॉन्वोकेशंस होते थे, जी और बहुत कम लोग जो है वो टॉपर, बहुत कम कॉलेजेस थे, जी तो टॉपर्स भी कम थे। तो यूनिवर्सिटी का नया कैंपस जो आज जो रेगुलर कैंपस है, जी वो नया कैंपस तो बन ही रहा था। तो इसके पहले कहाँ हुआ करता था ये? RNT मार्ग पे, RNT मार्ग पे कहाँ पे? श्री माया के सामने। अच्छा श्री माया के सामने। और ये कब तक रहा यहाँ पर? ये तो मेरे ख्याल से 80 के आसपास तक यहीं था। उसके बाद 80 उधर के बाद में उधर शिफ्ट हो गया वो, जब हाल फिलहाल में अभी जहाँ पर हाँ है। जहाँ पर है। जी 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 तो ऐसा करके जो है वो पढ़ाई तो हो गई। जी पढ़ाई होगी तो अब फिर जॉब नौकरी, की बारी जॉब आई। जॉब। अब टॉपर होने की वजह से जो है जो सिलेक्शन में सब जगह सिलेक्शन होने लगा। जी LNT में भी सिलेक्शन हो गया, BHL में भी हो गया। जी आपने किया इन पे काम थोड़े थोड़े दिन? यहाँ इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में काम किया मैंने। जी जी वो उस ज़माने में सोने का भाव था 250 रुपये, और मेरी सैलरी थी 1000 रुपये स्टाइपेंड। ठीक है ठीक है। 4 तोला सोने के बराबर, हाँ हाँ यानी आज के हिसाब से 6 लाख रुपए। ठीक बात है। ट्रेनी इंजीनियर। ट्रेनी इंजीनियर। वाह। तो उस हिसाब से बहुत अच्छी सैलरी थी। 76 में 1000 रुपीज़ ठीक इज गुड बड़ी सैलरी थी। पर थोड़ी एक तो होम सिकनेस थी। हाँ, हाँ और दूसरा फूड। हाँ वो इंदौरी होने के नाते हो ही जाता है। हाँ और दूसरा एक एम जो था लाइफ का, जो पहले सोच रखा था मैंने कॉलेज के ज़माने से भी, और उसी हिसाब से मैंने जो भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट भी लिया था वो कॉलेज का वो यही लिया था, मैन्युफैक्चरिंग। हाँ तो मुझे मैन्युफैक्चरिंग अपनी खुद की करने के लिए, हाँ इंडस्ट्री लगाने के लिए कुछ अलग दिशा में काम करना था। जी तो वो सोच करके मैं जो है वो जॉब छोड़ दिया। हाँ और मैं यहाँ देवास में जो है गजरा गैस करके हाँ कंपनी जी है, जानता हूँ तो वहाँ मैं गजरा गैस में मैंने ट्रेनिंग इंजीनियर ज्वाइन किया। ज्वाइन किया। ठीक है।
4 साल मैंने यहाँ पे काम किया, मैं शिफ्ट इंचार्ज बन गया था। उसके बाद में फिर छोड़ करके इंदौर में आया। जी, और फिर अपना शुरू किया? नहीं, वो तब भी नहीं हुआ? इंदौर में भी बायती जी हैं यहाँ पे। जी, पूरा नाम बताएं भाईती जी का? मनोहर बायती जी, देवास टूल्स प्राइवेट। ठीक है, उनके साथ उनके साथ में काम किया। हम्म, फिर बाद में कुछ मैंने दोस्तों के साथ में ज्वाइन करके पार्टनरशिप में कुछ काम चालू किया, जी, साइट कंस्ट्रक्शन वगैरह का। तो फिर 1985 में ही डायनामिक इंजीनियर्स कंपनी की न्यू दिल्ली 20,000 रुपये इकट्ठे हो गए थे और 80,000 का लोन लेकर 1 लाख रुपए से काम शुरू हुआ। वर्कशॉप शुरू कर दी। हाँ मेरे पास पैसा नहीं था। जी, ये 20,000 के लिए भी 3 साल तक जो है वो पार्टनरशिप में जंगल खाक छान करके 20,000 इकट्ठे हुए, जो वो आसान नहीं था। सामान्य नौकरी में तो हो ही नहीं सकते थे ना, क्योंकि नौकरी जी। जितनी खर्चा उतना हाँ हाँ, आए। तो जब बचत ना हो तो पूंजी ना हो तो सीड कैपिटल तो चाहिए ना कोई भी काम के लिए, हाँ ठीक है। या कोई गॉडफादर चाहिए। हम्म, अब गॉडफादर भी नहीं है और सीड कैपिटल भी कैपिटल भी नहीं है, ठीक बात। तो इस तरह कैसे जो है वो सबसे पहले ये 20,000 की सीड कैपिटल जुटाई, ठीक बात है। और 80,000 रुपये का 80% लोन मिलता था। लोन दिया, ठीक है। तो 1 लाख रुपए की मशीन रेट लगा के वर्कशॉप चालू किया, जिसका नाम था डायनामिक इंजीनियर्स। हम्म, क्योंकि इससे मैंने जो है वो एम यही था आगे जाके हम कुछ अच्छी मशीनें बनाने की सोचें, जी, कुछ करें। तो आज वो हुआ है सब। हम्म, आज जो है वो नमकीन इंडस्ट्री में, नमकीन मशीनरी, स्नैक्स फूड मशीनरी में नाम है। जी। फूड इंडस्ट्री में आपको भीष्म पितामह के रूप से माना जाता है? फूड इंडस्ट्री में नहीं है, फूड मशीनरी की, स्नैक्स फूड में। स्नैक फूड में लोग कहते हैं ऐसा, हम नहीं मानते ऐसा, क्योंकि ये आपका बड़प्पन है। लेकिन जब ये शुरुआत हुई, जब आपने पहली मशीन का निर्माण किया, जी, तो उस टाइम पर दिमाग में था कि हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं जिसको हिंदुस्तान की नहीं बड़ी मालूम बड़ी था। कंपनीज नहीं मालूम था ऐसा, नहीं पता था? नहीं। हाँ, इतनी लंबी सोच ही नहीं थी, अच्छा, क्योंकि स्मॉल टाइम प्लेयर जी, की जो ख्वाब भी छोटे और क्षमताएं भी कम, बस शुरू कर दिया। बस शुरू कर दिया जी, कि एक अपना हो, हाँ, अपना हो तो अपने में एक्सपेंशन होगा तो हमें कुछ अपने को ही मिलेगा। जी, किसी और के लिए हम किसी काम और के करेंगे लिए नहीं काम कर। तो हम उसको ही डेवलप करेंगे। हम अब तो होंगे लेकिन उतना नहीं होंगे। हाँ, मतलब बड़ी बड़ी कंपनी, हल्दीराम जैसी कंपनी, ये सब बात की बात है। खुद हल्दीराम ही इतनी बड़ी कंपनी नहीं थी उस जमाने में। अच्छा, हल्दीराम उस टाइम पे कितनी बड़ी हुआ करती होगी? नहीं, कोई भी कुछ नहीं। आज जितनी बड़ी कंपनियां आपको नजर आ रही ना, जी, वो सब छोटी छोटी कंपनियां थी। तो ये सीख है हम लोगों के लिए कि शुरुआत करना जरूरी है, सारे धीरे लोग, धीरे बड़े होते हैं। वो लोग जो है सब, इवन जो है ना आज आकाश नमकीन है या प्रकाश जो नमकीन है, जी, ये छोटी एक दुकानें थी। हाँ, एक दुकान, एक सियागंज में दुकान, एक मल्हारगंज में दुकान। जी, तो और अपने घर में ही बनता था इनका, और ये छोटा सा ही काम था। जी, 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 हल्दीराम जी है वो बीकानेर में बड़ा बाजार में छोटी सी दुकानें होती थी, जी, वो भी बहुत छोटे लोग थे। जी, जितने भी बड़े नाम आज गिना ले, गोपाल या बालाजी, ये सब वो छोटे छोटे लोग हुआ करते थे इस जमाने, इस फील्ड में। जी, जी, तो हम भी ऐसे ही थे। जी, हमने भी ऐसी कोई न कोई ख्वाब थे ऐसे, न कैसी सोच थी कि भाई ये ऐसी ऐसी मशीनें बनेगी। हाँ, उस ज़माने में तो 100-200 किलो माल बना लिया तो बहुत बड़ी बात होती थी। आज तो जो है वो क्विंटल्स में बन रहा है। 50 टन बनाना हो तो जी। कोई दिन भर में कोई प्रॉब्लम कोई नहीं बड़ी है, बात नहीं कोई है, बड़ी बात नहीं, हम क्योंकि खुद ही आपने बना मशीन रहे हैं। बना दी है, सही बात है। ठीक बात। और न उतनी खपत थी, हाँ, मार्केट खपत अब भी नहीं ज़्यादा था हो गया। वो ज़माने में, उतना मार्केट भी नहीं था। हाँ, और ये कोई मतलब दिन भर खाने वाली चीज़ नहीं होती थी। कभी कभी नमकीन खा लिया तो खा लिया। हाँ, खा लिया। तो ये जो चटोरापन इंदौर के लोगों को लगा है नमकीन खाने का, हाँ, ये कौन सा एरा होगा, कब जब लोगों को थाली के अंदर सेव आने लगी, नमकीन आने लगी, कब से शुरू ये हुआ है? 70s के बाद की बात है।
अच्छा हाँ, इसके पहले इतना नमकीन मतलब सेव का, जी। सेव बनती थी, हाँ। पर उतना ये पॉपुलर नहीं थी। पॉपुलर नहीं थी कि भाई खाने के साथ आवश्यक रूप से हो, हाँ हाँ हर जगह हो, पिकनिक में हो, घर में हो, फिल्मों में हो, जहाँ जाए हम वहाँ पे कुछ ना नमकीन कुछ लेकर खाने का। गए। हाँ, जी तो ऐसा नहीं था जी। इसका चरित्र। धीरे धीरे बना धीरे धीरे जो है वो बढ़ता गया, क्योंकि लोगों के पास, खाने वालों के पास पैसे नहीं थे। आज 70 के दौर की बात जब हम कर रहे हैं ना, जी तो देश में आमतौर से स्थिति अच्छी नहीं थी। हम्म तो समस्या उसके 60 में तो कंट्रोल का ज़माना था, सही बात तो जहाँ आटा दाल चावल भी मिल कंट्रोल जाए। पे ही मिलता था, जी ठीक बात है। बाजार में नहीं मिलता था। आटा दाल चावल केरोसिन खैर ये वहाँ से ये सब मिलता था। वहीं, ठीक बात। तो इसी हालात में, और गेहूँ तो मिलता ही नहीं था, हाँ इम्पोर्ट होता था। जी तो इसी दौर में हम सेवों की और इसी मीठे और इसकी बातें करें तो वो उचित नहीं है ना, बड़ी बात हो गई। बड़ी बात हो गई, लग्जरी हो गई वो ठीक तो बात। आम जनता के लिए तो आटा दाल चावल ही जो है वो वही बड़ी जुटाना बड़ी मुश्किल था। इंपॉर्टेंट थी उसको जुटाना। ये 60s की बात है। 60s की बात। 70s में जो है थोड़ी चीज़ें बदली, हम्म और पॉलिटिकल सीनियरी भी बदला, हम्म देश आगे बढ़ा, तो सबके ऊपर इफेक्ट आया, जी लोगों की बाइंग कैपेसिटी बढ़ने लगी। तो इसलिए उस समय इतना नहीं था जी प्रचलन में, जी इसलिए छोटी इंडस्ट्री भी उतनी सर्वाइव नहीं कर पाती थी ज़्यादा, वो आगे Acceptance सेल ही नहीं नहीं होगा। था, सेल नहीं था, हाँ आगे सेल नहीं था, सेल नहीं था तो कमाई नहीं थी, कमाई नहीं थी तो फिर एक्सपांशन नहीं था, एक्सपेंशन नहीं था। ठीक बात है। और लोगों की नीड भी नहीं थी, हाँ हाँ ये भी है। ठीक बात है। जरूरी नहीं था कि कोई जो है चिप्स खाए, चिप्स होती नहीं थी। ठीक बात है। तो जब आपने पहली बार मशीन लगाई, और मेरे ख्याल से आप खुद भी कई बार जगह इंस्टॉल करने के लिए मशीन जाया करते थे, हाँ, मैंने शुरुआत ही ऐसे ही की है। एक्सेप्टेंस कितना था लोगों का आपके प्रोडक्ट हर को फील्ड लेकर? में अलग अलग, हर समय पे अलग अलग एक्सेप्टेंस के एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स रहे। आए। ठीक है। शुरू में हमने सबसे पहले फ्यूल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डीजल भट्टी नाम की एक भट्टी बनाई, ठीक जो है। कोयले को रिप्लेस करती थी। कोयले की तो भट्टी पहले को कोयले की भट्टी पे नमकीन बनता नमकीन था बनता था, और वो उसको रिप्लेस मुश्किल भी करने के होता लिए है जी, मुश्किल भी होता होगा। मुश्किल तो बहुत था। वो तो कोयला सुबह 4 बजे उठ करके सबसे पहले हमको कोयला फोड़ना पड़ता था, 4 बजे भट्टी लगाना पड़ती थी। जी इसका राख, कोयले की राख और कोयले के जो डस्ट है, तो किसान नमकीन वालों को बहुत दिक्कत थी। अंदर जाती होगी सांस में हाँ, problem, सभी सारी जगह चीजें। प्रॉब्लम थी। फिर वो हाथ से बनाते थे, हम्म उसकी भट्टी की जो है वो गर्मी और उनसे सब सहन नहीं होती थी, पर फिर भी काम करते रहना पड़ता था, क्योंकि वो भी ऑप्शन नहीं था ठीक है। उनके पास में। हाँ। जब ऑप्शन हो तो कुछ सोचे। बिजली आती नहीं थी, बिजली की तो बड़ी प्रॉब्लम थी उस बड़ी time प्रॉब्लम थी, जी। और गैस तब चालू ही नहीं हुई थी भारत में। जी कौन से ईयर की बात है? 81 82। ठीक है। तब आपने डीजल वाली भट्टी की? हाँ, तब हमने जो है वो सब, तब ये जो है केरोसिन से चलने वाली भट्टी होती थी, जी और यहाँ डीजल से चलती थी। डीजल भी सस्ता था, केरोसिन भी सस्ता था, तो वो कोयले के कंपैरिजन में यूज़ में बहुत आसान था। इंस्टेंट चालू हो जाता था, इंस्टेंट बंद हो जाता था, जी। और इकोनॉमिकल भी था कोयले के कंपैरिजन कंपैरिजन में। तो तुरंत लोगों ने फिर उसको एक्सेप्ट किया तो होगा। हाँ, पर लेकिन उसकी आवाज़ एक बहुत बड़ी समस्या थी कि वो आवाज़ बहुत करती थी अच्छा ठीक है। जी। तो जो लोगों के अक्सर ऐसे था कि दुकान बाहर है, घर अंदर है। जी यहाँ इंदौर में तो ऐसे ही था। हाँ ये इंडस्ट्री एरिया, और इंडस्ट्री एरिया में फैक्ट्री होना, ये सब बातें तो बहुत दूर की कौड़ी थी। हाँ ऐसा तो सोचते ही नहीं था बहुत कोई, मुश्किल, सोच ही नहीं पाता था। सोच नहीं थे कि ये कोई काम इंडस्ट्री एरिया में जाके होगा। हाँ जहाँ रह रहे वहीं कहीं शुरू कर दिया। हाँ, जहाँ रहते थे यहीं आसपास में ये शुरू कर लिया। ठीक ठीक। सबने ऐसा किया। सभी ने ऐसा किया। हाँ तभी आज इतने बड़े बड़े ब्रांड भी हो गए। हाँ। तो उन लोगों को जब ये था कि भाई आवाज़ जो है वो एक लिमिटिंग फैक्टर था उसका, जी कि आवाज़ ज़्यादा हो रही है, हम घर पीछे, पड़ोसी नाराज हो जाएगा। जी जी जी। तो वो एक बड़ा हर्डल था, उसको हमने सॉल्व किया कि साउंड जो है बहुत कम कर दिया उसका, जो भी उसमें एयर
का प्रेशर आता था और उसके हिसाब से उस बर्नर की डिज़ाइन में चेंज करके साउंड को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया, कम बंद तो नहीं हुआ कम लेकिन करा थोड़ा। कम किया, तो उससे जो है वो इसका एक्सेप्टेंस बढ़ा। तो एक प्रोडक्ट बन गया ठीक है। नमकीन। मेनली हमने फोकस किया नमकीन और दूध का जो काम है उनके लिए, जी, उनके लिए भी ये समस्या थी, उनके लिए दूध भी वालों के problem, लिए भी। ठीक है। फिर धीरे धीरे इसका चलन हर जगह बन गया, कि छोटी इंडस्ट्रीज में, केमिकल इंडस्ट्री में, हाँ दवाई इंडस्ट्री में जी, और बेकरी इंडस्ट्री में, बहुत जगह पे इसका उपयोग होने लगा। तो ये एक प्रोडक्ट जो है वो चल पड़ा। तो ये एंट्री थी, ये एंट्री ये एंट्री थी। यहाँ से आगे बढ़ा। हाँ जी, ये एंट्री थी। तो अब जब एंट्री इंदौर से हुई तो इसकी ख्याति आसपास के क्षेत्रों में पहुंचने लगी, जाने लगी। तो धीरे धीरे उसके ऑर्डर्स जो है वो बढ़ने लगे। एमपी, इंदौर रीजन, इंदौर डिवीज़न, एमपी के आसपास के स्टेट्स जी, धीमे धीमे फैलने लगी वो उसकी। तो अब 2-3 साल गुजर गए जब, तो यही सब इनसे परिचय होने लगा, कारीगरों से, नमकीन के ऑनर्स से, जी, इंडस्ट्री के ऑनर्स से। तो वो लोग एक ही शिकायत करते थे कि यार हम लोग बहुत परेशान हैं, आपने भट्टी का तो सॉल्यूशन दे दिया है, जी। हम हाथ से बनाते हैं और हाथ से बनाते बनाते इन लोगों की ज़िंदगी खराब हो रही है। हाँ, तो वहाँ से फिर कारीगरों एक की। नया प्रोडक्ट तो बोले इसकी कोई मशीन डेवलप करो आप। जी, तो वो सेकंड मशीन थी। हाँ, ऑटोमेटिक, नहीं, ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक थी। सेमी ऑटोमेटिक थे, ऑटोमेटिक वो उसके बहुत बाद में आई। उसके बहुत बाद में आई। तो सेमी ऑटोमेटिक मशीन जो है वो जब बड़ी मुश्किल से सक्सेस हुई। सक्सेस होने से मतलब कि एक्सेप्टेंस, क्योंकि सब जगह से रेजिस्टेंस था। खास करके पहला रेजिस्टेंस था वो वर्करों, कारीगरों का। वो नहीं चाहते थे कि कोई मशीनें बने। जैसे कि जब पहले कंप्यूटर आए थे हाँ, तो सब लोग उसको डरते थे कंप्यूटर से, नौकरी खा जाएगा और पता नहीं क्या क्या। तो वैसा ही इसमें था कि ये मशीनें आ गई तो फिर हमारा क्या होगा। हाँ, तो वो उसको इंस्टॉल ही नहीं करने जाते थे। नहीं, वो कुछ ना कुछ क्वालिटी में गड़बड़ कर देते थे और जा कर के फिर सेठ को बोलते हैं कि भाई ये क्वालिटी अच्छी नहीं बन रही है, ऐसा है वैसा है। तो अब सेठ तो जो है वो के पास तो ऑप्शन नहीं था, हाँ, उनकी ही मानना पड़ती है। हाँ, पर उसमें भी हमने जो है कुछ रास्ते निकाले, कुछ कारीगरों को अपने खेमे में लाए, कुछ को हमने गड़ी वड़ी मान दी, कुछ को किसी प्रलोभन दिए। हाँ, उस तरह से फिर हमारे उस तरह से जो साथ है वो हमारे हाँ, साथ में आए। जी, और फिर एक्सेप्टेंस 1, 2, 4 चलते चलते शुरुआत बहुत धीरे धीरे हुई, पर हुई। फिर बढ़ने लगे। फिर जो है पूरे तो पैन इंडिया चलने लगी वो। फिर सर 1996 में दुनिया का पहला ऑटोमेटिक फ्रायर आपने बनाया, वो अपने आप में आपके लिए एक बड़ी उपलब्धि रही होगी। उपलब्धि तो है ही, इसलिए वो कि वो सब सोचते थे ऐसा कि ये नमकीन जो आज हम कढ़ाई में बना रहे हैं, जी, क्योंकि उसकी भी अपनी समस्याएं थी। हाँ, जब ये हाथ से घिसाई बंद करके जब मशीन सेमी से ऑटोमेटिक घिसाई पे आए लगी, हाँ, थे आप, हाँ, तब भी लेकिन माल तो निकालने के लिए हाथ किसी का आदमी सहारा को लेना हाँ, पड़ता लेना था। पड़ रहा है, सही तो बात है। प्रोडक्शन बढ़ गए, डिमांड बढ़ गई, पर जो वर्कर का जो है वो लाइफ freedom उस भी ईज फिर भी नहीं है। नहीं, उनको आराम तब भी नहीं मिला। हाँ, तो उसी वजह से प्रोडक्शन में रुकावट आने लगी, कम होने लगा, जी, डिपेंडेंसी वर्कर्स पे और बढ़ती गई, डिमांड भी बढ़ गई। डिमांड भी बढ़ गई। डिमांड बढ़ गई। 90s में आते आते मार्केट में चेंज आ गया बहुत। जी, जो हालात 70s और 80s में थे उससे 90s में बहुत अच्छे कंडीशन हो गई। आर्थिक उदारीकरण जो है, आपको पता हो शायद, जी, जी, पीवी नरसिंहाराम जी के समय पे जो चालू जी, हुआ, जी, तो ये प्रोडक्ट जो है वो विदेशों में जाने लगा। भारत में तो बिकता ही था, फॉरेन में भी बिकने लगा। जा, तो फिर इस फील्ड में जो है अच्छी बड़ी कंपनियां आ गई, जिन्होंने बहुत अच्छे उत्पाद बना करके
इंग्लैंड, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, यहाँ पर एक्सपोर्ट करना शुरू सिंगापुर, कर दिया। दुबई। उसके बाद में ये जैसे मिडिल ईस्ट का प्रादुर्भाव हुआ। हाँ। मिडिल ईस्ट पहले नहीं था, जी। कुछ भी नहीं था मिडिल ईस्ट, मतलब जो है रेगिस्तान था। हाँ हाँ जब तो पूरा बहुत तेल निकला हाँ तो उसकी तब जाकर कल्पना वो हुई। विकास हुआ तो उसका प्रभाव ये हुआ कि भारत से बहुत सारे लोग वहाँ उधर जाकर रहने shift हो लगे, गए। तो उनकी खाने की आदतों में स्नैक्स फूड था, नमकीन था, ठीक बात तो वहाँ भी उन्होंने मंगाना चालू किया। मतलब ये है कि इसका एक्सपोर्ट चालू हुआ और अच्छी खासी मात्रा में बाहर जाने लगा माल, रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, भारत में भी आबादी बढ़ने लगी। जी। तो जितनी इसका संबंध सीधे पेट से है, जितने पेट ज़्यादा होंगे उतने की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, बढ़ेगी। तो डिमांड बढ़ती गई। अब डिमांड बढ़ती गई, प्रोडक्शन इतना नहीं बढ़ पाया। और दूसरा जो था वो ये कि भाई जब सब चीज़ें ऑटोमेटिक हो सकती हैं तो नमकीन सेव बनाना ऑटोमेटिक क्यों नहीं क्यों हो नहीं सकता? हो सकता? तो क्यों ना इस दिशा में काम किया जाए। फिर आपने इसमें फिर इसमें जो है हमने काम शुरू किया। 1996 में शुरुआत कर दी थी, बनी हमारी वो पहली एक्सपेरिमेंट के लायक 97 में, और 1 जनवरी 1998 को लॉन्च हमने इंदौर में पहला फ्रायर लॉन्च किया। तो सबसे पहला कहाँ पर? ये इंदौर में इंदौर में प्रशांत से जी भंडार था, हाँ, जो वहाँ इंदौर लगा में, सबसे पहले। वहाँ लगाया। और वहाँ भी यही प्रॉब्लम थी जो पहले प्रॉब्लम आई थी, हाँ। एक्सेप्टेंस वाली। एक्सेप्टेंस वाला, हाँ। हाँ, तो वहाँ भी हमें जो है वो रिश्वत चलाना पड़ी। मतलब इनाम देना पड़ा। जी। आप जी, उसको रिश्वत वो बोलो, इनाम, इनाम। हाँ, कोई प्रलोभन, जिसको हम प्रलोभन कहते हैं, दिया, उसके बिना काम नहीं तो हुआ। वो प्रलोभन काम कर गया। जी। उस जमाने में वो 10,000 रुपये था। अच्छा। 10,000, आज 10,000 की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन 98 के में 10,000 बहुत रुपये बड़ी की रकम होती बड़ी थी। रकम थी। तो जिस कारीगर ने हाँ करी कि हाँ मैं इसको पास करा दूंगा, हाँ। यानी ये आपने यहाँ लगाई है, इसको पास करा दूंगा, यानी आपको पेमेंट मिल जाएगी। बहुत बढ़िया। तो मैंने उसको ऑफ़र किया कि 10,000 तेरे को दूंगा मैं, और इनाम के तौर पे। और उसने मेहनत करके हमारे साथ में कंधे से कंधा बढ़ा करके और उस मशीन का प्रोटोटाइप बना करके चालू करने लायक बना दिया। बहुत बढ़िया। वो तो रॉ शेप था वो पहले। हाँ। आज तो बड़े सोफिस्टिकेटेड फ्रायर्स बन रहे हैं। जी, धीरे धीरे मतलब बहुत सारे बदलाव है। आज ये जो फ्रायर बन रहे हैं हम विदेशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं जी। और विदेशी क्वालिटी की टक्कर में बना रहे हैं। तो पहले जो बनाए थे वो तो बहुत रॉ जिसको बोलते हैं हम, यानी लोहे की कढ़ाई में बना करके बनाया था, क्योंकि साधारण कढ़ाई भी लोहे की होती थी। तो पहले तो लोहे चलता था। वही चलता था। अब बड़ी कढ़ाई भी जो है लोहे की बना करके बना लिया, कम कीमत में एक अच्छा चीज़ बन गई जी। और वो चलने लगी। जी। तो जब चलते शुरुआत जो है वो चलते आज उसका शेप जो है कि आज वो तब वो थी 100 किलो 150 किलो घंटे की। आज जो है वो हम जो बना रहे हैं वो 2 टन 3 टन पर आवर वाले सिस्टम बना रहे हैं। बड़ा 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 अचीवमेंट है। तो जब शुरू हुई थी और जब आज यहाँ पर आकर देखते हैं तो कंपनी का टर्नओवर क्या है, किस तरह से शुरुआत हुई थी? जब आप 20,000 भी आपने बड़ी मुश्किल से जुटाए थे, तो आज कंपनी कहाँ खड़ी, जानना चाहेगा इंदौर और देश के लोग। आज अब इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज़्यादा है अब तो जी, क्योंकि करोड़ों में ही है सब सारी। अब तो एक शेड की कीमत जो है वो 10-10 15-15 करोड़ रुपए है। तब तो हमने रेंटल चालू किया था। जी जी। तो इन्वेस्टमेंट तो आज बहुत है जी, और टर्नओवर भी बहुत है। आज 25 करोड़ की टर्नओवर है जी। जब जो पहले टर्नओवर 1,00,000 1.5 लाख रुपए की होती थी, 1.5-2 लाख रुपए साल का टर्नओवर भी मायने रखता था। सोचिए तो 20,000, ये बड़ा बड़ा सीख वाली बात आपने कही कि जहाँ पर आपने 20,000 रुपये सीड फंडिंग करते हुए दोस्तों के साथ मिलके कंपनी की शुरुआत की, 1.5 लाख 2 लाख के आसपास टर्नओवर होता था उस टाइम पे, आज करोड़ों में पहुँच गया है। वो युवा जो आपको आज देख रहे हैं, उनसे आप क्या कहेंगे कि अगर वो बिज़नेस में, क्योंकि आपने ये बात कहीं ना कहीं बोलते बोलते कहा है कि अपना खुद का काम करना ज़्यादा बेहतर होता है बजाय किसी और। उसके 2 कारण हैं, 2-3 कारण हैं जी। पहला कारण तो जो है कि आपको फ्रीडम होती है,
आप किसी के अधीन काम कर रहे हो और आप अपने कर रहे हो तो आप फ्रीडम हो। जी पहले तो ये जी दूसरा, आप अपने लिए कर रहे हो, जो भी आपका जो उसका आउटपुट मिलेगा वो वो आप ही का है। आप ही का है। जी तीसरी जो है उसमें आगे प्रोग्रेस की काफ़ी संभावना है, संभावनाएं रहती है। क्योंकि नौकरी करने वाले तो आज कहीं असिस्टेंट मैनेजर है, कल मैनेजर बनेंगे, बाद में सीनियर मैनेजर बनेंगे, कहीं जो है वो जनरल मैनेजर बन जाएंगे और रिटायर हो जाएंगे। जी ज़्यादा से ज़्यादा कोई डायरेक्टर बन जाएगा, ठीक बात है। फिर वो रिटायर हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा वो? कुछ नहीं है उसके बाद। खुद का बिजनेस करेगा, जब तक उसकी उम्र है तब तक तो करता ही रहेगा। ठीक बात तो उसका फिर उम्र से कोई संबंध नहीं है, है। आयु से संबंध नहीं है, आपको जज्बे से संबंध है। जज्बे से संबंध है, जी जुनून। जुनून। यहाँ आपको जुनून दिखाने का मौका मिलता है हाँ। और एप्रिसिएशन भी मिलता है, हम्म क्योंकि आपको अप्रिशिएट करने वाला कोई एक दो व्यक्ति नहीं है, हम्म, हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं। जो आपको अप्रिशिएट करने वाले हैं। हाँ। तो कोई एक रिजेक्ट कर देगा आपको, दो रिजेक्ट कर देंगे, कोई दो नापसंद करेंगे, लाखों लोग तो ऐसे नहीं होंगे ना। जी तो आप सिक्योर्ड हो, सिक्योर्ड हो। आपको कोई नौकरी से नहीं निकाल सकता। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दूसरा इसीलिए- और एक कारण ये है कि मॉनेटरी वाइज भी ये बहुत अच्छा है, जी और आपकी फैमिली के लिए भी अच्छा है। फैमिली के लिए अच्छा है कि आपको अपने बच्चे के लिए जॉब ढूंढने के लिए, उसको पढ़ाने के बाद में अमेरिका भेजना या और कहीं जॉब उसके लिए तलाश करना की ज़रूरत नहीं है। हाँ। आपने एक प्लेटफॉर्म बना दिया, आपकी फैमिली के बाद में जो भी आ रहे हैं, बच्चे पोते पति या आपका लड़का या आपकी बहू। अब मेरे केस में तो बहू और बेटा भी, दोनों बेटे बिजनेस में है और बहू भी है, जी वो भी सब साथ मैकेनिकल इसी में इंजीनियर। है। हाँ, इसी में ही है। तो उनके लिए मेरे को प्लेटफॉर्म को ढूंढना नहीं कहीं, हमारे यहाँ खुद के पास ही प्लेटफॉर्म है। बहुत सुंदर। तो ये एक बड़ा फ़ायदा है। और एक होता है जॉब सेटिस्फेक्शन। अब जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो आप कितना भी किसी के लिए काम कर दो, किसी दिन बॉस को कुछ ना कुछ अच्छा नहीं लगेगा तो आपको दो बातें सुना देगा वो। तो आपकी जो इतनी मेहनत रहेगी वो पानी में धुल जाती है। जी तो आपका जॉब सेटिस्फेक्शन जो है आपको नहीं मिल पाता है। हाँ, इसीलिए खुद का काम कहीं ना कहीं हाँ, वो तो आप जब कोई क्रिएट करते हो और जब वो चीज़ चलने लगती है, आपने खुद ने क्रिएट की है और वो चल रही है अब, हाँ, और उसमें आप जो है वो खुद आंखों से देख रहे हो कि इतना प्रोडक्शन निकल रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है, या ये कॉस्ट भी कम है, प्रोडक्ट कॉस्ट भी कम हो गई, और प्रोडक्शन बहुत हाई है, जी या कि यूज़र फ्रेंडली है वर्कर के लिए, कारीगर के लिए, एक पूरे एटमॉस्फेयर के लिए। वो एक उसका जो आनंद होता है वो अलग चीज़ है। वो कहीं से नहीं मिलेगा, वो आपको अपना बिजनेस करने से ही मिलेगा। वो आपको अपने क्रिएशन से मिलेगा। वो आपका क्रिएशन आप अपने बिजनेस में अच्छे से कर सकते हो, बजाय किसी जगह नौकरी करके। नौकरी करते हो तो जो वहाँ जो नॉर्म्स हैं उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है। वहाँ बहुत ज़्यादा लेफ्ट राइट नहीं कर सकते। जी यहाँ तो आप कुछ भी कर सकते हो, 360 कर सकते हो। हाँ आज आपको जो है वो मन नहीं कर रहा है काम करने का, तो आप आराम से सोइए, और कम कर रहा है तो 24 घंटे काम कीजिए। बहुत सही बहुत सही। जो लिबर्टी जॉब नहीं दे पाती वो आपको बिजनेस देता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो इस वजह ये भी एक मेन वजह है। हाँ। और जो प्रोग्रेस तो जो है, देखिए इसमें तो देयर इज नो एंड, इसका कोई अंत नहीं है। जी आप जितना कर सकते हो और जितना आपके भाग्य में है वो आपको जरूर मिलेगा। भाग्य में मानते हैं? हाँ जी, मानता हूँ मैं, कितना बिल्कुल मानता हूँ। भाग्य को मानता इसलिए हूँ क्योंकि कभी कभी मैंने ये महसूस किया है कि कोई चीज़ अचानक चल के आ जाती है, अच्छा। जो हमें नहीं लगा था कि वो हमारे पास आएगी चीज़ ऐसी, या ऐसे कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, जी सोचा ही नहीं था, आ गई। कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाता है जो ऐसा सोचा ही नहीं था कि वो हम उससे मिल पाएंगे, उससे आगे बढ़ पाएंगे, वो हमको साथ ले जाएगा, वो मिलता है हमें। कोई सपोर्टर आ जाता है जी, वो भाग्य है। भाग्य वही है जो हमारे हाथ में नहीं है, वो भाग्य है। जी कर्म यानी मेहनत वो अपने हाथ में है, भाग्य अपने हाथ में नहीं है। जी।
पर इसीलिए भाग्य में विश्वास करना पड़ता है, जाने अनजाने। जी, पर कर्म करते हुए। पर ठीक बात है। तो जो जो युवा आज की तारीख में इस चीज़ को अलग तरीके से देखते हैं कि जब सब कुछ लिखा ही हुआ है कि मेरे को ये मिलेगा, मेरे को ये मिलेगा, तो मैं कर्म क्यों करूं? नहीं, कर्म तो करना पड़ेगा ना आपको। हाँ तो भाग्य तो उसके आगे ही कहानी है। हाँ भाग्य उसके आगे ही कहानी है। तो जो सीढ़ियाँ हैं वो कर्म के माध्यम से ही चलना वहाँ तो तक पड़ेगा ही। पहुँचाती है आपको। चलना तो पड़ेगा ही। जैसे जैसे आपकी आपकी लाइफ में आपकी एक बहुत सुंदर धर्मपत्नी लिखी थी जी जो आपकी बैकबोन बनकर खड़ी रही जी और आपको हमेशा एनकरेज करती रही कि आप अच्छा करते रहें, बच्चे अच्छा पढ़ें, बच्चे अच्छा करें। जी। वो एक कहावत है ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। वो कहानी आपके साथ लागू होती है। जी। उनके बारे में कुछ बताएं। उनके बारे में ये बताऊंगा कि उनकी निधन जो है वो अभी 2017 में हुआ, 18 में हुआ। जी और उन्हें लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम थी। जी उसके लिए मेरे बेटे ने लीवर दिया भी, और वो 1 साल 1.25 साल से अधिक नहीं चला। और उनका ही सपोर्ट था कि मैं जो है वो सब अचीव कर पाया। क्योंकि दिन में मैं मेरे कारखाने फैक्ट्री में संभालता था, पीछे घर वो संभालते थे, और पैसा भी वो संभालते थे कि जो भी मैं उन्हें ला कर देता वो अपने हिसाब से उसको बहुत थोड़े से खर्चे में चलाते रहे। और जो बचती रही, बचत होती रही, वो बचत जो है क्यूमुलेटिव होकर के आज करोड़ों में होगी। हाँ तो वो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपने जो पैसा बचा लिया है वही आपका पैसा, वही पैसा, वही इनकम है एक्चुअली। वही मेल इनकम। हाँ सही बात है। मनी सेव्ड इज मनी अर्न। राइट राइट राइट, बिल्कुल सही बात है। हेल्थ चैलेंजेस को लेकर आप कुछ आज की युवाओं को एडवाइस देना चाहेंगे? क्योंकि आपने मैडम के बारे में कहा कि उनको लिवर सिरोसिस का प्रॉब्लम रहा, और उसको लेकर आई एम श्योर आपके परिवार में पैसे के अलावा जो एक मेंटल स्ट्रेस क्रिएट होता है। जी, वो दौर वो भूल ही नहीं सकते हैं। जी लेकिन मैंने बताया ना आपको कि ये भाग्य, अब भाग्य में तो दुर्भाग्य भी है। जी दुर्भाग्य भी, सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों भाग्य का हिस्सा है। तो वो दुर्भाग्य था हमारा कि ऐसा हुआ, और हमारे हाथ में नहीं था वो। जी तो इसीलिए वो भाग्य है। सही। जो चीज़ हमारे हाथ में थी हमने कोशिश की, पर वो फ्रूटफुल नहीं रही। 1-1.5 साल में तक ही रही। जी तो मैं तो सभी से ये कहूँगा कि अपनी जीवन को स्वस्थ तरीके से जिए, और मानसिक स्थिति को अपनी मजबूत बनाए रखें। सबसे क्योंकि जरूरी जो होना है वो तो होना ही है। ठीक बात है। वो किसी के हाथ उससे में नहीं टाला जा सकता, नहीं वो भगवान भी नहीं टालते हैं। ठीक बात है। भगवान राम के ऊपर भी जो है इस टाइप की विपत्ति आई थी। उनको भी जो है 14 साल वनवास जाना पड़ा। हाँ तो जब भगवान नहीं से छूटे हो तो हम तो मनुष्य सामान्य मनुष्य क्या। जी जी जी। अच्छा, एक चीज़ मेरे को आपके बारे में पता चली कि आप अपने ऑफिस के पास ही आपने अपना घर, या घर के पास ऑफिस, हमेशा कोशिश ये करी ताकि आपको घर का गर्म गर्म खाना खाने का मौका मिले, मैडम के साथ पहले कुछ समय बिताने का मौका मिले। पहले बहुत स्ट्रगल किया है। जी। तो अब जब देवास में नौकरी करते हैं, इंदौर से अप डाउन करते हैं, जी तो खाना तो हमें साथ में टिफिन लेके जाओ, ठंडा ही मिलेगा खाने के लिए। जी। तो खाने की तो बड़ी समस्या ही रहती रही। हाँ। बाद में जब अपनी इंडस्ट्री डाली तो वो दूर थी, तो वो भी टिफिन ही आता था। वो तो जो घर का गर्म खाने वाला जो आनंद लंच होता में है, हाँ। वो तो होता ही नहीं था। तो मन में ये इच्छा थी कि भाई कहीं हम दोनों को नज़दीक ला सकें, ऐसी स्थिति बने जी। तो बेहतर होगा अपने लिए भी, हेल्थ के लिए भी। हाँ। और ज़्यादा समय दे पाएंगे जी। हम हमारे काम पे। क्योंकि झटपट खाना खाया, झटपट काम पे लग गए, आने जाने का समय नहीं लगेगा। जी। और वो जो समय बचेगा वो प्रोडक्टिव काम में यूज़ करेंगे, तो उससे एफिशिएंसी बढ़ती है ना। एफिशिएंसी बढ़ती है। बहुत अच्छी बात आपने कही। अच्छा, आपकी सक्सेस का अगर सबसे बड़ा सीक्रेट अगर आपसे जानना चाहें, वो क्या रहा? आपका एजुकेशन, आपका डिसिप्लिन, या रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी? देखिए, एजुकेशन का तो रोल है ही, क्योंकि एजुकेशन की वजह से नौकरी करने को और काम सीखने का मौका मिला। जी।
जहाँ मैं पहले गजरेगर्स में काम करता था, तो वहाँ जो मुझे प्रेसिशन मशीनिंग के बारे में, गियर इंडस्ट्री के बारे में सीखने को मिला, वो बिना एजुकेशन नहीं मिल पाता। जी जी जी। तो वो एक एजुकेशन का तो बहुत, और एजुकेशन में बहुत सारे टॉपिक्स जो है जो हमने बाद में काम में आए, पढ़े थे और बाद में काम आए। जी तो एक व्यू तो ब्रॉड हुआ ही एजुकेशन की वजह से। जी। और एजुकेशन का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। एजुकेशन सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक बात है। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर रिसोर्सेस कम हो और सपना बड़ा हो तो क्या करना चाहिए? वो तो किसी और का साथ लेके हो सकता है अगर रिसोर्स, क्योंकि रिसोर्स देखिए, ये बैकबारो और स्टील आपको मालूम होगी कि बिजनेस में पैसा तो लगता ही है। अगर आपको सपना बड़ा है तो बिजनेस करना है तो पैसा चाहिए। ठीक है। तो बैकबारो और स्टील, तो आप में जो भी आपकी योग्यता हो, अब उधार ले लो किसी से, या लोन ले लो, कुछ लोन ले लो, हाँ। या भीख मांग लो, या चोरी कर लो, पर पैसा तो लाओ। पैसा तो लगेगा आपका। तो अब वो पैसा नहीं मिल सकता तो क्या करेंगे? हाँ, आप किसी के साथ में पार्टनरशिप कर लो। पार्टनरशिप करोगे तो उसका पैसा आपकी मेहनत, जी। जैसा कि मेरे केस में ऐसा ही हुआ। क्योंकि मैं जब स्टार्ट किया था मेरे पास में तो कुछ भी नहीं था, 1 रुपया भी नहीं था, जीरो, जी। बिग जीरो। हाँ। तो वहाँ से शुरू किया है। वो धीरे धीरे करके सब होता गया, समय ज़्यादा लगा, हाँ। क्योंकि आपकी बिगनिंग ही जो है वो जीरो से है। जी। तो जीरो से पहले 100 तक पहुँचने में ही जो है वो पसीना आया था। पहला लाख बनाने में बहुत सालों लगते हैं, जी। दूसरा लाख बनाने में से आधा समय लगता है, जी 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 जी। उससे और आधा बनाने में, क्योंकि जब ये लाख को जब हम कन्वर्ट करते हैं कि भाई लाख से अगले लाख में कैसे जर्नी होगी, तो जर्नी फास्ट होती है, क्योंकि पिछले लाख का इफेक्ट भी आता है। जी। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको, जिस ज़माने में मैंने ये काम शुरू किया था, तो वो मुझे जो मेरे पार्टनर्स लोग जो सैलरी देते थे वो 2000 रुपये महीना थी। ठीक है। और उस ज़माने में ब्याज जो था सो 2 रुपये सैकड़ा ब्याज था। ठीक है। यानी 1 लाख रुपए की वैल्यू के बराबर 2000 रुपये की मुझे मिलता था। मेरी वैल्यू होती थी 1 लाख रुपया। जी। यानी मैं 1 लाख रुपया हूँ जो 2000 रुपये पाता है। अगर मेरा एक क्लोन डेवलप कर लूँ 1 लाख और, जी, तो मैं 2 हो जाता हूँ, हाँ। और फिर 1 लाख और डेवलप कर लूँ तो 3 हो जाता हूँ। तो मेरी स्ट्रेंथ जो है वो मल्टीप्लाई होती जाएगी। जी। तो मुझे सबसे पहले ये कोशिश करना है कि मैं पहला मेरा एक क्लोन कैसे बनाऊँ। तो ठीक है। तो वो जो पहला 1 लाख रुपया कमाने में जो समय और लगा, उसकी हेल्प से मैं उसके बाद में जो बात का फास्ट आसान होता होते गया, चले गए। तो ये समझ में आ गई थी कि पैसे को कैसे यूज़ करना, उससे पैसे से पैसा कैसे बनता है। ठीक बात है। तो जो युवा इस वक्त आपको देख रहे हैं, चूँकि आपने बहुत छोटे से ज़ीरो से हीरो तक का सफ़र तय किया है, कोई एक टिप अगर आप उनको देना चाहें जीवन में सफल होने की, तो वो क्या होगी? देखिए, कोई भी काम करें वो काम पहले सीखें। सबसे पहली रिक्वायरमेंट यही है, काम अगर सीखा हुआ है, जाना हुआ है, तो उसमें हाथ डालिए। जी। अगर नहीं तो आप फेल हो जाएंगे, या फिर किसी ऐसे आदमी का साथ लीजिए जो सीखा हुआ हो, या जिसके साथ में आप रह करके सीख जाएं। तो एक तो ये इम्पोर्टेंट बात है, और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि आपको नीति नियत वाला काम करना चाहिए। जी। कभी भी जो ऑनेस्टी, बिजनेस में ऑनेस्टी लेके ही चलना पड़ेगी। बिना ऑनेस्टी के जो है वो लॉन्ग टाइम आदमी सरवाइव नहीं कर सकता इंडस्ट्री में। जी। एक ऑनेस्टी वाली आपने जो बात की, बड़ी कमाल की। ऐसा कोई ऑनेस्टी वाला किस्सा आपको आपकी लाइफ के टाइम को याद आ रहा है? किसी ने कुछ पैसे वापस, या कोई आपने ऐसे कोई वाला किस्सा दिमाग में? भाई मैंने दिए थे पैसे वापस, तो मुझे मेरा ही याद है। सुनाइए प्लीज, सुनाइए। किसी एक कस्टमर ने मुझे मशीन का ऑर्डर दिया था जी। तब शायद वो 1-1.5 लाख रुपए की मशीन थी जी। और उसने वो किसी कारणवश 6 महीने बाद वो कैंसिल कर दिया था।
हाँ। तब वो मुझसे कहने लगा था कि भाई आप ये मेरे पैसे वापस कर दो। तो मैंने उसको पैसे जो है वो ड्राफ्ट बना के भेज दिया था। तो वो उसने ड्राफ्ट बहुत दिन तक अपने ऑफिस में रखा था और लोगों को दिखा दिखा के बताता कि पहला आदमी मिला जिसने मेरा एडवांस वापस किया है। वो क्रेडिट जो है उस बात का वो सब जगह बता के देता था। जी। तो वो पता नहीं उसकी भावनाओं का फल था जो मुझे अच्छा प्रतिफल मिला हुआ है। और ये भी है कि और लोगों तक ये संदेश जाता है कि जिससे हम डील कर रहे हैं वो आदमी ईमानदार है। चोर भी होता है तो वो भी अपना साथी ईमानदारी चाहता है। हाँ, सही बात है। तो ईमानदारी बहुत बड़ा गुण है। तो इसलिए व्यापार में ईमानदारी जो है बहुत ज़रूरी है। जी सर, आपकी कंपनी को ऑलमोस्ट 40 साल के आसपास हो चुके हैं। इन 40 सालों में हिंदुस्तान के अलावा किन किन अलग अलग कंट्रीज़ में हम लोग अवेलेबल है, कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं? बहुत सारे देशों में हमने सप्लाई की हुई है मशीनें। जी। और आज से नहीं कर रहे हैं हम, लगभग 25 साल से जी। कर रहे हैं। पहले क्वांटिटी कम थी, अब ठीक क्वांटिटी है। जी। जहाँ जहाँ इंडियंस हैं वहाँ जहाँ हमारी प्रेजेंस है। कनाडा में है, अमेरिका में है, इंग्लैंड में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जी, दुबई, यूएई, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, जैसे बहुत सारे देशों में जहाँ जहाँ भारतीय रहते हैं वहाँ हमने जो है ये मशीनें दी हुई है। जी। और उसके अलावा जो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं विदेशी प्रोडक्ट्स, जी। वो प्रोडक्ट्स की भी जो इंडियन वर्जन मशीनें बनाई हैं हमने। जैसे कुरकुरे होती है, जी। कुरकुरे खाने के जो कुरकुरे आते हैं उसकी मशीनें भी हम बनाते हैं। जी। जो बेसिकली हमारी मशीन नहीं है, वो उन्हीं की मशीन है, उनसे इंस्पायर्ड है और उन्हीं को ही भेजते हैं। अच्छा। केनिया में हमने जो है वो लगाई है, तो यहाँ बना करके केनिया में जो है जिम्बाब्वे में दी हुई है। जी। ऐसे बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी दी हुई है। उनके लिए यूरोपियन मशीनें जो है चाइना पे बहुत ट्रस्ट नहीं करते हैं और यूरोपियन मशीन उनको महंगी लगती है। जी। हमारी इंडियंस पे वो भरोसा करते हैं। जी। तो ये है। और अभी तो हमने यूएस और साउथ अमेरिकन मार्केट के लिए भी जो है वो टाई अप्स किए हुए हैं। जी। इस दिशा में काम चल रहा है। हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो मेरी जी। रवि और उनकी वाइफ, वो इस पे काम कर रहे हैं। जी। और उन्हीं के जिम्मे है काम, वो उन्हीं की जिम्मेदारी एक्सपोर्ट का। जी। अभी कोई नया इनोवेशन भी आप लोगों ने शायद किया है मशीन को लेकर, बीकानेरी भुजिया को लेकर? जी जी। क्या एग्जैक्टली प्लीज़ बताएं। असल में क्या है कि पहले हम हाथ से जो भुजिया बनती थी उसको लेकर आ गए मशीन पे, पहले बहुत पहले। और वो सब चलते चलते भी बीच में लोगों की ये शिकायत तो रहती ही थी कि जो हाथ जैसा टेस्ट, वो स्वाद नहीं आ रहा है। तो हमने उसमें खास करके लोगों की शिकायत थी कि भाई बीकानेरी भुजिया तो जो है हाथ से बनेगी नहीं, मशीन से नहीं बनेगी, हाथ से ही चलेगी। हमने इस पर काफ़ी रिसर्च किया और काम किया। तो हमने नया एक मशीन डेवलप की है जिसको हमने पेटेंट भी किया हुआ है एक्सट्रूडर को। जी। तो उससे वो कैसे ऑपरेट करें, थोड़ा सा बताएं। वो बेसिकली जो हाथ का जो सिद्धांत है जी कि प्रेशर देना, रब करना और एक टाइम डिफरेंस है, रोकना जी। तो वो जो ये 3 फंक्शंस हमने मशीन में इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं। वहाँ पर हमें जो है वो प्रेशर भी साथ में मिलता है जी, और उसका रबिंग भी साथ में मिलता है और एक टाइम डिफरेंस भी आता है। टाइम डिफरेंस से मतलब टाइमर से उसका चलना रुकना उसके अकॉर्डिंग होता है हुआ, तो उससे इसका जो टेक्सचर है वो हाथ जैसा आ गया है। स्वाद बढ़ गया है। स्वाद बढ़ गया है। ऑयल पिकअप और स्वाद और इसका टेक्सचर, मेन इसका बाइट जो है वो टेक्सचर के लिए एक्चुअली बिका जी। हाँ जी, सही बात। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ हमने इसमें डाल दी है तो अब, और उसको अब ऑटोमेटिक किया है। अब किया? हाँ, अब पहले बैच में था, अब उसको कंटिन्यूस आउट में किया है। ये एक नया अभी नया है। बहुत बढ़िया। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ सर मैं, अगर आपको आपकी जर्नी के वापस शुरुआती दौर में ले जाया जाए जी, और आपको लगे कि यार ये एक चीज़ जो मैं चाहता तो शायद कर सकता था उस टाइम पे, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं कर पाए, वो कौन सी एक चीज़ है जो करना चाहेंगे? मेरे ख्याल से मैं तो सब कर चुका हूँ। जो पहले विचार था कि मुझे बड़ी इंडस्ट्री
बनाना है तो भी हम वो भी बना लिया हमने। जी अब वो छोटा नहीं है, वो बहुत बड़ा शेड और बहुत बड़े एरिया में काम जी कर रहे जी हैं, जी बड़े टर्नओवर में बड़ी कंपनियों के साथ में भी काम कर रहे हैं। जो पहले ख्वाब थे कि वही ऐसा ऐसा हम उनके साथ में डील करेंगे एक्सपोर्ट जी, भी करें, जी। वो सब अब कर रहे हैं हम, हाँ आ चुके हैं मतलब उस। हाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, इसको लेकर नहीं, पर वापस जाना मुझे नहीं मालूम कल क्या होने वाला है। हाँ तो कल कौन सा आइडिया आ जाएगा और कल हम क्या क्या और बनाने लगेंगे, वो नहीं पता अभी। वो नहीं पता है, जी वो नहीं पता है। और डेफिनेटली कल आज से बेहतर ही करेंगे हम। हाँ तो ऐसी बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप आने वाले टाइम पर बहुत अच्छा करें। और मुझे ऐसा लगता है कि आपसे ये बात करने का सिलसिला भी कंटिन्यू करना चाहिए, बिकॉज आपकी जर्नी में बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे हैं, आपकी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो शायद हमको और सुनना बाकी हैं। तो उम्मीद करते हैं एक बार फिर आपको शो पर निमंत्रण दिया जाए और फिर और कहानियाँ सुनी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर यहाँ पर आने के लिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।